आज हम परीक्षा पर चर्चा जो है डॉक्टर साहब को मैंने आमंत्रित किया है, तो इस पे जो हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि 15 फरवरी के बाद जो है बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली बच्चों के लिए है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि ये जो परीक्षा पर चर्चा है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग बनता है? थोड़ा कुछ बताएं आप इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत अच्छा पहल है कि उन्होंने परीक्षा पे चर्चा का एक प्रोग्राम रखा और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनके अंदर जो समस्याएं रहती हैं या वो परीक्षा से बहुत डरते हैं कि किस तरीके से हम कैसे परीक्षा देंगे, क्या लिखेंगे, इन सब चीज़ों पर फोकस उन्होंने किया, जो कि बहुत सराहनीय काम में है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम के पहले जो है अगर बात करें तो पढ़ाई और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मतलब बच्चे जब पढ़ते हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करूँ, बच्चा अगर मैथ्स क्वेश्चन को डील कर रहा है तो मैथ्स में ही टाइम निकल जाता है, साइंस पे ध्यान नहीं दे पाता है, एसएसटी पे ध्यान नहीं दे पाता है, हिंदी पे ध्यान नहीं दे पाता है, और बच्चा जो है क्या करता है, परेशान हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बच्चा जी, कैसे बहुत तैयार हाँ हाँ, बहुत घर अच्छा पे रह प्रश्न के है भी? आपका। पढ़ाई और टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल बहुत सही आपने बताया। देखिए, बहुत सारे बच्चों में, क्या मैक्सिमम बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है, कितनी पढ़ाई करना है, कितना टाइम करना है। तो पहले तो पढ़ाई की बात अगर हम करें तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है पहले तो उस सेक्टर को चुनना चाहिए जो मतलब पिछले एग्जाम में पूछा गया। जैसे 2026 का एग्जाम है तो 2025 में जो प्रश्न पूछे गए उसको पहले बच्चों को देखना चाहिए, उन प्रश्नों को थोड़ा लाइट वेट में लेकर के, और जो शेष उस सेक्टर से, जैसे मान लीजिए हम अगर एग्जाम्पल लें कि बायोलॉजी का एग्जाम्पल लें, तो मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बच्चों में रखा गया, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में रखा गया। तो बच्चों को पहले जो है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर उनका विथ फिगर एग्जाम्पल के साथ जो है डिस्क्रिप्शन पूछा गया, तो बच्चों को वो पॉइंट को छोड़ करके उसके आगे का पोर्शन, जैसे है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस चीज को छोड़ करके उसको फोकस इस पे करना चाहिए कि जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका हो गया, स्टमक हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इसी तरह मैथ में अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन जो 25 में पूछा गया है उससे संबंधित उस पॉइंट से लेकर के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ाई के लिए उठाना चाहिए। अब बात आती है आपका, ये सभी विषयों की बात हम कर रहे हैं, और उसके बाद बात आती है आपका प्रश्न था कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट सर इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे बच्चों में ये नहीं पता होता है, कुछ बच्चे जैसे मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा दिन वो मैथ को ही सॉल्व करते रह रहे हैं, किसी दिन हिंदी को पढ़ रहे हैं तो अब बच्चे को एक एक घंटे हर सब्जेक्ट पर जो है ध्यान देना चाहिए, और जो कई बार क्वेश्चन अनसॉल्व में रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं जिस सेक्टर से, उन सेक्टर को जो है एक जगह लिख करके और बच्चों को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और टाइम का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर बच्चा पर डे जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को अगर एक एक घंटा वो करता है, टाइम में सेट करता है कि हमको 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो हमें लगता है कि वो बच्चा सारे विषयों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा जो है। यानी कुल मिला के बच्चे जो है घर पे जो है, कभी कभी मैं ये देखता हूँ, मतलब बच्चों का फीडबैक भी आता है जी जी, बच्चा जो है साल भर नहीं पढ़ता है और सोचता है कि एग्जाम के पहले ही जो है खूब खूब पढ़ लें, ठीक है, तो वो बच्चे, क्या लगता है कि वो बच्चे उतना एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, कुछ बच्चे तो सर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा व्यू है जो सही है, क्योंकि इसके लिए विषय विशेषज्ञों की टीम बैठती है और वो लोग निर्धारित करते हैं कि पूरे साल भर में, अब तो देखिए यूपी गवर्नमेंट का पॉलिसी है, हम लोगों के यहाँ तो पूरा बाकायदा लिखा हुआ था, कक्षा 6, 7, 8 की बात अगर हम करें या 9, 10 में, तो पूरा यूनिट को डिवाइड कर दिया गया कि किस महीने में कौन से यूनिट को पढ़ाया जाए। तो कोई बच्चा अगर ये सोचे कि हम 1 महीने में पूरे सिलेबस को पढ़ लें तो ये इम्पॉसिबल है, उसके लिए उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे नंबर लाने के लिए उनको जो है सभी यूनिट को जो है अच्छे से पटअप करना होगा, और पटअप करने के साथ में जो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें, और हमारे समझ से जो है 1 महीने में इम्पॉसिबल है कि वो बच्चा टॉप कर मुझे एक चीज़ जाएगा। और बताएं सर, मैं ये देखता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं
वो किताब बहुत कम पढ़ना चाहते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं। क्या लगता है कि उससे फ़ायदा होगा? वो किताब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर कहा जाए कि एक पैराग्राफ बढ़िया से पढ़ो, उसको समझो, नहीं ये बड़ा बड़ा ही सबसे बड़ी बात है कि वो अब डायरेक्ट यूट्यूब पे पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम में चला जा रहा है। हाँ, देख ही नहीं पा रहा है, तो कैसे परफॉर्म कर पाएगा? नहीं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल के बच्चों को देखने में ये मिल रहा है, मैंने फीडबैक लिया, देखा बच्चों से। नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें सर देखिए हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं तो इस पे बहुत गहन अध्ययन भी किया हूँ, इसको मैं जानता भी हूँ कि अगर आप किसी जो आपने कहा कि मतलब बुक को ना पढ़ के यूट्यूब को पढ़ रहे हैं, तो देखिए यूट्यूब में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक आप डाल रहे हैं तो वो उतना ही पॉइंट डाल रहे हैं जो कि मतलब उसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर बुक को आप पढ़ते हैं तो बड़ी विस्तार से हमने तो इस चीज को देखा कि एक पेज को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको 2-3 पॉइंट्स मिलता है। अगर उसी चीज को आप 2-3 बार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। तो YouTube से पढ़ के और बुक से पढ़ने में बड़ा अंतर है। अगर बुक से आप पढ़ते हैं तो विस्तार से आपको जानकारी होती है। YouTube में क्या है कि आपको लिमिटेड और जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही लिख दिए जाते हैं, तो वो एक रटने की बात हो जाती है। लेकिन अगर हमको कंठस्थ करना है, सही से जानकारी लेना है, तो हमको बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी बच्चे अगर समय से क्लास में अगर आए हैं, रेगुलर क्लास में है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे यूट्यूब से और किताबों को पढ़ना धीरे धीरे आदत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अध्यापकों का ये दायित्व है कि उनको ये बिल्कुल बताया जाए, बराबर प्रॉपर उनको मोटिवेट किया जाए कि बुक पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। यूट्यूब तो एक अगर एग्जाम्पल दें, जैसे भोजन और टॉनिक की बात करें तो जो हमारा बुक है वो एक तरीके से भोजन का काम करता है और यूट्यूब जो है वो हमारा टॉनिक का काम करता है। ये बात है, इसका मतलब वो बच्चे टॉनिक लेके ही हाँ अपने आप को जीवित रखें कि एग्जाम में जो है पास हो जाएंगे। लेकिन अगर सही से अगर देखा जाए तो हमको भोजन की, भाई अगर हम भोजन सही से नहीं ले रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जाएगा, हम पोषक तत्व तो सही से नहीं लेंगे तो हमको बीमारियां होंगी। वही हाल बुक का, अगर बुक हम नहीं पढ़ते हैं तो अगर वही है, एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो कम समय में कम नॉलेज की बात हम करते हैं तो उतना ब्रॉड हम नहीं समझ पाएंगे। जो है बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुक लिखा जाता है, एक राइटर पढ़ता है, राइटर लिखता है और वो भी पढ़ता है, उसका नजरिया दूसरा होता है। और वही टीचर पढ़ता है, उसका नजरिया दूसरा होता है। और वही स्टूडेंट पढ़ता है, उसका नजरिया दूसरा होता है। लेकिन देखिए बुक तीनों लोगों के लिए कंपलसरी है। राइटर लिखने से पहले उसको कई बार पढ़ता है और टीचर उसको पढ़ करके उसका जर्नलाइजेशन करके बच्चों को समझाता है। लेकिन पढ़ता टीचर भी है और वही पढ़ता स्टूडेंट भी, दोनों के पढ़ने में अंतर है। टीचर उसको जर्नलाइज मतलब कि सामान्यकरण करके विद छोटे छोटे एग्जाम्पल से उसको समझाता है और स्टूडेंट भी वही पढ़ता है। लेकिन जरूरत पड़ती है शिक्षक की बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन बच्चा क्लास में अगर टीचर बता भी रहा है, लेकिन बच्चा इस बात को समझने को तैयार नहीं। आजकल की जो जनरेशन आ रही है तो सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, वो पढ़ा देगा तो हम जान जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही होगी। हाँ बिल्कुल, क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर बुक हम पढ़ते हैं 1 बार 2 बार 3 बार तो हमको बहुत सारे उसमें चीजें मिलती हैं जिससे हमारे अंदर ये क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता का गुण होता है वो भी विकसित होता है। और सृजनात्मकता अगर है किसी बच्चे में तो वही आगे चलकर रिसर्च स्कॉलर बनता है, बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनता है। और अगर हम यूट्यूब से थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तो थोड़े बस केवल हम परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉड में जाना चाहें तो उसके लिए हमको बुक की जरूरत है। मुझे एक क्वेश्चन और आता है सर, मैं देखता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस और डर एग्जाम के पहले जो है, बच्चे जो है एग्जाम के कुछ दिन पहले बच्चे जो है मेंटल स्ट्रेस और डर बन जाता है, एग्जाम का फोबिया बन जाता है, एंजाइटी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो उस पे क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि बच्चा जो रिलैक्स रहे? बिल्कुल, ये बड़ा ही जज़मीन सवाल है और आज के दौर में खासकर कोरोना काल के बाद में तो ये बड़ा तगड़ा जो है। अगर बच्चों को, ये तो हम परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन एंजाइटी जो होता है आजकल देखिए तो एंजाइटी जो है हर पर्सन में लगभग डर जाता है, वो डर जाता है। लेकिन बच्चों को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और डर उन बच्चों में ज्यादा आता है जो अभी, जो सवाल फिर वही बुक से आ रहा है कि जिसने सही से बुक को नहीं पढ़ा है। अगर आप सही से बुक को पढ़ रहे हैं तो एंजाइटी आने का सवाल बहुत कम पैदा होता है। लेकिन आपको अगर ऐसे
ऐसी सिचुएशन आए कि हमको डर है परीक्षा पे, तो आप बिल्कुल डरिए नहीं, बहुत धैर्य से और अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करके एकदम आप विचार करिए कि हमको कुछ सेक्टर अच्छे से पढ़ लेना है जिससे क्वेश्चन हमारे पुटअप हो जाएं सही से। और एंजाइटी ऐसी चीज है कि अगर आप एक बार डरेंगे तो वो डर अगर पैदा होता है तो जो आता भी है वो भी भूल जाता है बच्चा। उसमें मैं ये देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे, ऐसा मैंने देखा है इंडिया में, कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं इस पे कि लगता है हमें एग्जाम देने जाना पड़ेगा और फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, गार्जियन क्या कहेगा। वो बच्चा अपने आप को काफी हाई स्ट्रेस बना लेता है। हाँ, ये डर बन जाता है। हाँ, लेकिन बच्चों को क्या बताना चाहिए? हाँ, उन बच्चों के लिए देखिए मेरे तरफ से जो सजेशन है कि बिल्कुल ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। देखिए, असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी होती है। अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं, अगर आपसे कमियां हुई हैं, अगर आप ऐसा कुछ होता है फेल भी हो जाते हैं, तो आप उसको चुनौती समझ करके स्वीकार करिए और फिर आप वो जो गलतियां किए हैं उस गलतियों से दूर हट करके अच्छे से किताब पढ़िए, टीचर के कंसल्ट में रहिए, रेगुलर क्लास करिए। तो हमें नहीं लगता है कि आपको जीवन से जो है इस तरीके से हार मानना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और कई लोग उससे जुड़े होते हैं, परिवार, समाज, विद्यालय। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। असफलताओं से सफलता कई लोगों ने जो है पाया है। और अगर ऐसे किसी बच्चे के साथ होता है तो बिल्कुल अपने माइंड को एकदम सेटअप कर लीजिए कि इस बार नहीं तो अगले बार हम अच्छे से करेंगे। अपनी गलतियों को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और गलती को समझ करके उसमें सुधार करते हैं तो उससे बढ़िया कोई रास्ता और नहीं होता। मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि बच्चे जो है ना, जब आप कॉपी जांच करने जाते होंगे तो आंसर राइटिंग, ठीक ना, और कॉपी में रिप्रेजेंटेशन, ये बच्चा कैसा करे कि मतलब किस तरह लिखे कि बच्चा जो है एग्जामिनर देख के क्या हो जाए, खुश हो जाए और नंबर दे। इट मीन्स कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, वो तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चा लिखे कैसे और कैसे रिप्रेजेंट करे उस पे? बिल्कुल, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया है। बिल्कुल, कॉपी हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए, परीक्षा पे चर्चा में ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन की बात अगर की जाए, देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए मैक्सिमम कॉपियों में बच्चे प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है और हम आंसर लिख क्या रहे हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब अगर उसने पूछा कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं कि अगर वो पूछ रहा है कि श्वसन किसे कहते हैं, है ना, तो श्वसन किसे कहते हैं, तो वो केवल पूछ रहा है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो हमको केवल रिस्पायरेशन के बारे में लिखना है, ना कि हमको उसके टाइप ऑफ रिस्पायरेशन लिख देना। अब बच्चे करते क्या है कि श्वसन को लिख देते हैं, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को भी लिख देते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म को भी लिख देते हैं, लेकिन वो नंबर आपका 2 ही नंबर का है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 से या 2 लाइन लिखना है। तो ये बच्चे को जो है ज्यादा लिखने से इंप्रेशन नहीं पड़ता है कि हम अगर टॉपिक को पूरी कॉपी भर दिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टू दी पॉइंट्स, और वो एग्जामिनर जो पेपर सेटर हैं वो भी ये चाहते हैं कि बच्चा उतने ही लिखे जितना हम पूछ रहे हैं। तो ये बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जो पूछा जा रहा है हम उतना ही आंसर दें। तो इससे जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वो बड़ा अच्छे से जो है इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करता है। मैं ये देखा हूँ कि कॉपी जांच करते समय, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो अगर मान लीजिए एक्स के बारे में पूछा है तो एक्स ना लिखता है, कुछ और कहानी लिखता है, तो वहां भी एग्जामिनर जो है क्या देगा मार्क्स? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आजकल का क्या एक ट्रेंड बच्चों में बन गया है जो कि मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। उनके अंदर रहता है कि मतलब हम कॉपी में कुछ भी लिख देंगे हमको नंबर मिलेगा। हाँ, तो ये भावना बच्चों को बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। उनको अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि हम अगर प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर सही से देंगे, हमको पूरा नंबर मिलेगा। और आपने जो बताया कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा हो कॉपी में, हमने एक ही चीज देखा है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है तो आंसर हमको केवल देना है कि 2 प्रकार का। अब उसमें हमको एरोबिक एनारोबिक को नहीं लिखना है ना, जितना पूछे उतना लिखें तो एग्जामिनर भी लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा है। और इससे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। अनर्गल चीजों को लिखने से बचो, जो अनावश्यक चीजें हैं उसको बिल्कुल ना लिखिए, जो आवश्यक चीजें हैं उसको लिखिए तो नंबर भी आपको मिलेगा
और आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे बच्चे मतलब हमने अब जो ऑब्जर्व किया है कि अगर वही एक लाइन में अगर लिखना है तो एक लाइन में नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, भाषा समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे निश्चित इस चीज को मतलब ध्यान दीजिएगा कि कम लिखना है, जो पूछे वही काम करना है, देखिए फर्जी नहीं लिखने का, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आज की टाइम में, ठीक है, ये दिमाग में बैठा रखेगा। वही बात आ जा रही है फाइनली कि आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। आप जो यूट्यूब पे जाके देखते हो चीजें, वो समझ में तो ठीक आ जाता है, अगला आदमी बढ़िया से चमका रहा है, बढ़िया देख रहे हो अपना वो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जो तुम्हें लिखना चाहिए, अपना ब्रेन क्रिएट करके लिखना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है ना। एक अगला प्रश्न ये है कि रिवीजन और याद रखने का टेक्निक कैसे, इस पे कैसे मतलब बच्चों को आप बताएंगे, कैसे बच्चा रिवीजन करे और ऐसा उसमें क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल करे कि एग्जाम के टाइम में याद रहे। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है सर जो आपने उठाया, रिवीजन और याद कैसे किया जाए। तो देखिए कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो केवल एक बार पढ़ लिए तो कहते हैं कि हमको याद हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। देखिए हम लोग भी अध्यापक अगर बने तो रिवीजन जो होता है, आपको मैं बताऊं कि हमारे एक सर थे डॉक्टर पी.एन. त्रिपाठी, वो जब जूलॉजी हम एमएससी से कर रहे थे तो उनका कहना था कि देखिए 80% जो है डिपेंड करता है रिवीजन पर। हाँ 80%। अगर आप जो है क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर आपको 20% दे सकता है, और अगर आप रिवीजन करते हैं तो 80% आप स्वयं से पैदा कर सकते हैं उस चीज को। और ये बिल्कुल ये सत्य बात है, इसको बच्चे को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और रही बात याद कैसे किया जाए, उस पे मैं अपना व्यू दूंगा कि बच्चे को देखिए एक कॉपी लेनी चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक को याद कर रहे हैं तो उसको लिख करके याद करें। 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे तो एकदम माइंड में एकदम कंठस्थ हो जाएगा और वो फिर डिलीट नहीं होगा। आप अच्छे से उसको जो है याद कर लेंगे, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा माइंड में, और उसको आप जो है पेपर में बहुत अच्छे से लिखेंगे। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आपको ना एंजाइटी आएगी, ना आत्मविश्वास में कमी आएगी, और आप अपने याद किए हुए टॉपिक को अच्छे से वहां लिख पाएंगे। मैंने एक चीज और देखा है सर कि रिवीजन के टाइम में कुछ क्या करते हैं बच्चे, मान लीजिए क्लास जो है क्लास में टीचर बढ़िया से नोट्स बनाया, बच्चे लिख भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ मतलब कि एग्जामिनेशन आने के पहले जो है बच्चा क्या करता है कि यूट्यूब का सहारा ले लेता है, वो अपना नोट्स फेंक देता है कहीं किनारे, वो देखता ही नहीं है। यूट्यूब में क्या करता है, वो जाके देखता है, और यूट्यूब में शॉर्ट जो है 1 शॉर्ट वीडियो आता है, वो जाके वो देखता है। तो क्या लगता है कि उस पे बच्चों को वो सब देखने से बच्चों को फायदा मिलेगा, और जब फिर लास्ट में उन्होंने नोट्स बनाया हुआ बच्चा रखा हुआ है बना के, वो नहीं देख के वो यूट्यूब लगता है देखने, तो क्या लगता है कि बच्चा कनेक्ट कर पाएगा और उसका देखिए फायदा होगा? हाँ देखिए सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बच्चे में पैदा हो जाता है। हाँ, वही बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ यदि आप जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिख के आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अगर उससे मिलता जुलता कंटेंट अगर आपको यूट्यूब में मिल रहा है तो हमें लगता है तब तो सही है। लेकिन अगर न्यू टॉपिक को आप उठाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, और जो आप पहले पढ़े हुए हैं वो भी, और दोनों में इतना कंफ्यूजन होगा कि आप कंफ्यूज होकर के आंसर जो गलत कर देंगे। तो जो नोट्स बनाया होता है साल भर में, बिल्कुल उसको देखता ही नहीं है वो, फिर नहीं और देखता और यूट्यूब पे देखता है टीचर लोग। हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये जो नोट्स बनाता है बच्चा, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया है तो उसको सरसरी निगाह से आप एग्जाम के जो है कम से कम महीना भर पहले से ही उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप उसको देखते हैं तो यूट्यूब से कई गुना फार बेटर आपका नोट्स होगा जो है। इट मींस ध्यान रहे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि जब साल भर पढ़ चुके हो, पढ़ने के बाद जो नोट्स बनाए हो उसी को देखना है रिवीजन के टाइम में। अब शॉर्ट वीडियो लगोगे देखने, टीचर अपनी कहानी बता रहा है, वो अपना पढ़े हुए अपने हिसाब से बता रहे हैं यूट्यूब पर, बात समझ में आया? अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो देखो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें पॉइंट ऐड कर लो नोट्स में, लेकिन नोट्स को भी साथ में रखे रहो, तब वो फायदा करेगा रिवीजन के टाइम में, अन्यथा फायदा नहीं करेगा, दिमाग में बैठाए रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, परीक्षा पे चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आपको, आपने इस टॉपिक के लिए हमको बुलाया, आमंत्रित किया, और बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए हम कुछ शब्द कह पाए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।